नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं 24 की 64। मध्य प्रदेश की 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ा हुआ है। दिनों दिन गतिविधियां तेज हैं। दल बदल चुके नेताओं के साथ साथ अब सियासी समीकरण बदला है, सरकार बदली है और अब तो नया मंत्रिमंडल विस्तार भी दिख चुका है। IBS 24 की टीम इन 24 सीटों पर हर एक सीट पर पहुंचकर वहां का पूरा हाल आप तक पहुंचा रही है, ताकि आप सही निर्णय ले सकें, वहां के मुद्दे, चेहरे, दावेदार और उस पूरे इलाके की परिस्थिति को समझ सकें। आज 24 की 64 में बात शिवपुरी जिले की करेरा विधानसभा सीट की करेंगे। तो किसी भी विधानसभा क्षेत्र का अपना एक सियासी मिजाज, एक अपनी तासीर होती है और सबसे पहले यही समझने की कोशिश हम करते हैं। उपचुनाव के लिए तैयार करेरा विधानसभा के इतिहास पर नजर डालें तो यह विधानसभा 2008 से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो चुकी और यही वजह है कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी यहां से अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पा रहे। दूसरी तरफ यदि यहां दलित जाति के आंकड़ों की बात की जाए तो यहां उनका काफी बड़ा वोट बैंक है और इस वजह से बहुजन समाज पार्टी का यहां अपना एक अलग वर्चस्व रहा है। करेरा विधानसभा की स्थिति बाकी सीटों से थोड़ी अलग है। 12 साल से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस सीट पर सीधे सीधे की बजाय त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यहां बहुजन समाज पार्टी का भी अपना दबदबा है। करेरा में कुल 2,35,000 मतदाता है, जिसमें सबसे ज्यादा 50,000 दलित वोटर हैं। उसके बाद रावत वोटर 30,000, यादव वोटर 20,000, पाल वोटर 20,000, कुशवाहा वोटर 15,000, ब्राह्मण वोटर 10,000 और वैश्य वोटर 10,000 हैं। उपचुनाव है वो मैं समझता हूँ बड़ा रोचक उपचुनाव होगा। उसका कारण है वर्तमान में जो विधायक थे जिन्होंने इस्तीफा दिया है, उनका विरोध बहुत है वहाँ पर। ये पूरा मीडिया जानता है, सारे नेता जानते हैं और किसी प्रकार का कोई विकास का काम भी वहाँ पर अभी नहीं हुआ है। पिछले 15 महीने इनकी सरकार रही, कोई विकास का काम नहीं हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनके संग ये है कि वे मूलतः सिंधिया जी के कारण उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो सिंधिया जी की बैक, सिंधिया जी की इमेज एक तो उनके साथ रहेगी। दूसरी चीज़ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का संगठन, जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की किसी भी राजनीतिक दल का सबसे मजबूत संगठन है। तो ये जो अपने करेरा के प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, ये पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन के ऊपर ही निर्भर कर रहे हैं। करेरा विधानसभा चूँकि ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में आता है और यहाँ पर भी हर बार विधायक बदले। कांग्रेस के विधायक पिछली बार जसवंत जाटव थे और इससे पहले भी कांग्रेस की विधायक शकुंतला खटीक थी। कांग्रेस यहाँ पे मजबूत रही। अब चूँकि जसवंत जाटव खुद बीजेपी में आ गए हैं और पिछली बार बीएसपी ने कड़ी टक्कर दी थी। इस बार क्या हुआ है कि बीएसपी के जो प्रत्याशी पिछली बार रहे थे वो अब कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। ऐसे में अब ये कह सकते हैं कांग्रेस ने अगर बीएसपी के जो पूर्व प्रत्याशी थे उनको यदि टिकट देती है तो जसवंत जाटव के लिए परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। भले ही उनके संग बीजेपी का सिंबल लग गया है, लेकिन 18 महीने के कार्यकाल में उन्होंने कुछ खास नहीं किया। हर बार जब रेत माफिया या इस तरह के जो मामले सामने आए उसमें विधायक का नाम जुड़ता रहा, तो इसलिए कह सकते हैं कि ऐसी कुछ खास उनकी क्षेत्र में छवि भी नहीं है और उन्होंने ऐसे कोई विशेष कार्य भी नहीं कराए हैं। 2008 से ही आरक्षित होने की वजह से सामान्य या अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी यहां से अपनी दावेदारी पेश नहीं कर पाया है। अनुसूचित जाति का जनाधार होने की वजह से बहुजन समाज पार्टी का भी मजबूत वर्चस्व है। पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे प्रागीलाल जाटव को लगभग 40,000 वोट मिले थे। लगातार 2 बार से वो तीसरे नंबर पर रहे हैं। अब प्रागीलाल के कांग्रेस में जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो दल बदल किया है उसकी जनता के मन में क्या प्रतिक्रिया है, यह भी एक मुद्दा रहेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी छोड़ने को भी एक कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है और इस मुद्दे की वजह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंच सकता है, ऐसा माना जा रहा है।
करेरा विधानसभा में भी इस बार कशमकश का मुकाबला रहेगा, चूंकि वर्तमान जो अब पूर्व हो चुके हैं वो विधायक कांग्रेस से त्यागपत्र दे के भाजपा में आए हैं, तो निश्चित रूप से ये टिकट जैसा कि मैनेजमेंट हुआ है संभवतः उन्हीं के पाले में जाएगा, बीजेपी का टिकट उन्हें मिलेगा। लेकिन अब महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस से कौन आता है। सुना जा रहा है कि प्रागीलाल जाटव वो भी एक अच्छा प्रभाव रखते हैं और उनकी भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो शायद कांग्रेस के प्रत्याशी हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में मुकाबला कसेगा और यहाँ भी वही स्थिति आएगी, क्योंकि बसपा इस क्षेत्र में भी, इस सीट पर भी महत्वपूर्ण अपना स्थान रखती है। यदि तीनों प्रमुख दलों ने अगर अपने प्रत्याशी घोषित किए तो मुकाबला कसा हुआ होगा और ऐसे में आसान तो नहीं है ये। करेरा उपचुनाव में हमेशा की तरह इस बार भी त्रिकोणीय समीकरण बनेंगे, क्योंकि बीजेपी के साथ कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी भी अपनी पूरी ताकत के साथ उतरने की तैयारी कर रही है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी और दूसरे छोटे दल के या निर्दलीय उम्मीदवार मिलकर किसका कितना खेल बिगाड़ते हैं, उसी पर इस उपचुनाव का नतीजा निर्भर करेगा। शिवपुरी से वीरेंद्र राठौर, IBC 24। तो अभी तक इंतजार किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और किस क्षेत्र को क्या मिलेगा, लेकिन इसके बाद अब सारी तैयारी जो है उपचुनाव को लेकर के है और चुनावी बिगुल कभी भी बच सकता है, बल्कि कई जगहों के ऊपर तैयारियां काफी ज्यादा दिख रही। ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में 22 विधायकों ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस छोड़ी, कमलनाथ सरकार गिरी और अब वे सब बीजेपी में आए हैं और उनमें से 14 मंत्री भी बन गए। शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनने के बाद उन सभी सीटों पर उपचुनाव की तैयारी है। ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के शिवपुरी जिले में 2 सीटों के ऊपर उपचुनाव है, उन्हीं में से एक ये करेरा है। 24 की चौसर में क्या समीकरण यहां के हैं, ये भी हमने समझने की कोशिश की। आपको भी दिखाते हैं कि क्या समीकरण यहां के काम करते हैं। करेरा विधानसभा से लगातार 2 बार जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को जिताकर विधानसभा पहुंचाया। उसकी वजह थी बीजेपी में टिकट का सही बंटवारा ना होना। लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों की राह में रोड़े हैं। बीजेपी की मुश्किल ये है कि कांग्रेस के विधायक रहे जसवंत जाटव अब पाला बदलने के बाद संभावित प्रत्याशी हैं। ऐसे में जो बीजेपी नेता सालों से यहाँ काम कर रहे थे, उनमें नाराजगी होना जाहिर है। साथ ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले जसवंत की वफादारी पर सवाल उठाकर कांग्रेस पार्टी इसे उपचुनाव में भुनाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार है और ये पूरे प्रदेश में 24 उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ साथ वो 24 उपचुनाव का और प्रदेश का जनमानस चुनाव लड़ेगा, क्योंकि 15 वर्ष का काला शासन वर्सेस 15 माह का कमलनाथ जी का स्वशासन, इस पे चुनाव होगा। गद्दार वर्सेस वफादार पे चुनाव होगा। ये ऐसे मुद्दे रहेंगे जिन मुद्दों को ले जाके हम आम जनमानस के बीच में रखेंगे और निश्चित रूप से आम जनमानस स्वशासन के साथ और वफादारी के साथ वोट करके कांग्रेस की, कमलनाथ जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार स्थापित करे। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है। कांग्रेस पार्टी एक समुद्र के समान है। दूसरा, कांग्रेस पार्टी में इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है कौन आ रहा है कौन जा रहा है। जहाँ तक सिंधिया जी की बात है, सिंधिया जी को जो पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने यहाँ उनको मान सम्मान दिया था, आप सबके माध्यम से सब देख रहे हैं उनको वहाँ क्या हो रहा है, बीजेपी में क्या मिल रहा है उनको। कांग्रेस पार्टी ने उनको कितना बड़ा सम्मान दिया कि 4 बार केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा के लिए बोल दिया था, उप मुख्यमंत्री के लिए बोला गया तो बोले तुलसी सिलावट जी को बनाइए, मध्य प्रदेश अध्यक्ष के लिए बोला उनको तो बोले तुलसी सिलावट को बनाइए। अब जब पार्टी ने उनकी सारी शर्तों को मंजूर करा, फिर भी वो पार्टी पता नहीं क्यों बगावत करके चले गए। पूर्व विधायक जसवंत जाटव का कहना है कि कमलनाथ की सरकार में उनकी बात ही नहीं सुनी जाती थी। उनका आरोप है कि क्षेत्र में किसी विकास कार्य के लिए सीएम ने स्वीकृति ही नहीं दी। यही वजह है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब भाजपा की सदस्यता लेने के बाद वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विकास कार्यों की एक सूची दिए हैं, जो बहुत जल्द स्वीकृत होकर धरातल पर नजर आएगी। साथ ही पूर्व विधायक जसवंत जाटव का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने जो वादे वचन पत्र में किए थे, चुनाव जीतने के बाद भी पूरे नहीं किए। इस वजह से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। मैंने पिछले 15 महीनों में कई विकास कार्यों की एक क्रमबद्ध सूची मैंने अपनी सरकार के सामने रखी थी, तत्कालीन सरकार के सामने। उसमें थे आज तक
मतलब पिछले 3 महीने पहले तक हमको एक भी कार्य की स्वीकृति यहाँ पर नहीं मिली। मैं लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी के, माननीय मंत्रियों के चक्कर लगाता रहा और मैंने लगातार जनता के बीच में आश्वासन भी रखा, लेकिन मैं प्रयासरत रहा। अब मैं कह सकता हूँ कि वही सूची पुनः मैंने हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के सामने रखी है। मैंने उनको अवगत कराया है कि मैंने क्षेत्र के सामने इन विकास कार्यों का रूपरेखा तैयार की है और इनको हमको स्वीकृत कराना है। मुझे खुशी है आपके माध्यम से बताने में क्षेत्र की जनता को कि हमारे सारे के सारे निर्माण का स्वीकृति की ओर है, कुछ स्वीकृत हो चुका। बीएसपी से कांग्रेस में गए प्रागीलाल जाटव के अलावा भी कांग्रेस पार्टी के पास कई दावेदार हैं। उन्हीं में से एक जिला पंचायत सदस्य दिनेश परिहार है, जो कि पूर्व मंत्री और पिछोर विधायक केपी सिंह कक्काजू के नजदीकी भी है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीएसपी से आए प्रागीलाल जाटव को कांग्रेस से टिकट देने का वादा किया है। इसके अलावा प्रागीलाल अपनी साफ छवि और विरोधी पार्टी के दावेदार के दाग को भी गिनवा रहे हैं। मैं बीएसपी में रह करके लोगों का भला नहीं कर सका और ये कांग्रेस और बीएसपी एक ही विचारधारा की पार्टी है। मैं माननीय कमलनाथ की को पूर्व मुख्यमंत्री जी की विचारधारा से, कांग्रेस की विचारधारा से संबंधित होकर के मैंने इस पार्टी को ज्वाइन किया है। इससे इसमें आकर के मैं लोगों को भला कर सकूँ। दोनों ही दलों में चुनावी हलचल पूरे शबाब पर है। पार्टियों का संपर्क अभियान भी शुरू हो चुका है। हालांकि प्रत्याशियों को लेकर अभी कोई भी दल कंफर्म नहीं है। जब तक उम्मीदवार घोषित नहीं हो जाते हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बारे में हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन जब उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अपने विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच में जाएगी। देखिए, मैं आपको बता दूं, बीएसपी का जो वोट बैंक है, बीएसपी से लोग ऊब चुके हैं। बीएसपी का जो वोट बैंक है, बीएसपी से लोग नफरत करने लगे हैं। पूरा वोट बैंक जो हम काम कर रहे हैं पूरा कांग्रेस की ओर झुक रहा है। पूरा कांग्रेस का वोट है, जाटव समाज का वोट है, 45 हज़ार के समथिंग वोट है। तो पूरा कांग्रेस की ओर जी वोट मुड़ रहा है और माननीय कमलनाथ जी को पुनः एक बार फिर सत्ता में लाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसका करते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी पूर्व विधायक जसवंत जाटव पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाकर माहौल अपनी तरफ करने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी कमलनाथ की 15 महीने की सरकार में इलाके में विकास कार्य नहीं किए जाने को लेकर मुद्दा बनाकर चुनाव में उतर रही है। जनता 15 महीने के बाद फिर एक बार दोनों पार्टियों के दावे और वादों को तौल रही है। शिवपुरी से वीरेंद्र राठौर, IBC 24। तो आज बात हो रही है करेरा विधानसभा क्षेत्र की। वैसे तो कई गंभीर मुद्दे, कई समस्याएं इस इलाके में हैं जिनको दूर करने के लिए या जिन मुद्दों को पूरा करने के लिए चुनाव में कई दफा वायदे हुए, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद कोई ना मुड़कर देखता है ना पूरे करता है। करेरा की नजर हमेशा ऐसे मुद्दों की तरफ रही जो अनसुलझे रहे। विधानसभा की जो जनता है वो नेताओं की इस बेरुखी का दंश एक नहीं कई बार झेल चुकी। कांग्रेस को छोड़ भाजपा में आए पूर्व विधायक जसवंत जाटव ने करेरा के लोगों को ढेर सारे सपने दिखाए थे। करेरा का सोन चिरैया अभ्यारण्य, महुवर नदी का पुल और बस स्टैंड की बदहाली को दूर करने के वादे किए गए, लेकिन चुनाव निकल जाने के बाद 15 महीने तक एक भी ऐसी उपलब्धि नहीं रही जिसका नाम लेकर करेरा की जनता को वो दोबारा भरोसा दे सके। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने जसवंत जाटव को 5 साल के लिए चुना था, लेकिन जनता के साथ धोखा किया और भाजपा के साथ डील कर इस्तीफा दे दिया। और उम्मीद के आधार पे हमने वोट भी दिया था, लेकिन अब वोट देने के बाद में हमें 15 साल में जो सरकार बना पाई थी और हमको पता भी नहीं कि हमारे विधायक साहब हमको बेच के चले गए। अब तो वो सामने आएंगे जब उनसे बात करेंगे, जब सामने वो आएंगे जब उनसे बात करेंगे। इस तरफ तो अब कांग्रेस का ही रहेगा। अच्छा, क्योंकि इन्होंने जनता के साथ छलावा किया। किसने? जसवंत जाटव ने। जसवंत जाटव मतलब ये है कि मतलब कांग्रेस से लड़े चुनाव और फिर मतलब सिंधिया के साथ में मिल के मतलब ये बीजेपी में चले गए। इस बार बीजेपी से टिकट मिलने की संभावना है, संभावित प्रत्याशी भी माने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भी इनका ही है, सिंधिया जी भी इनके साथ हैं। अब कोई कुछ भी कर ले, प्रागी जीतेगा यहाँ से। जनता क्या जसवंत जाटव के साथ नहीं जाएगी? पूर्व विधायक जसवंत जाटव पर करेरा के निवासियों की उम्मीदों पर पानी फेरने का आरोप लगा है। जो विकास कार्य होने चाहिए थे वो नहीं हुए। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि करेरा में जसवंत जाटव या किसी भी पार्टी की किसी दूसरे नेता या उम्मीदवार ने विकास का कोई काम नहीं कराया।
विकास उन्होंने मांगा था जी करेरा से लेके करई तक जो सड़क है, श्रीमान आपसे निवेदन है कि आप उस पर जाकर देखें कितने गड्ढे हैं, ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है उस पर। वो जो उन्होंने जो वादे किए उस पर कोई खरे नहीं उतरे। जैसे कि उन्होंने रिंग रोड का बोला, वो भी नहीं हुआ। यहाँ पर बस स्टैंड को जो मेन बाज़ार से लेके आउट में जा रहे हैं, काफ़ी परेशानी होगी पब्लिक को। और जो सोनचरैया अभ्यारण्य का उन्होंने पिछले वो उठाया था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। 32 गांव की जो ग्रामीण हैं उनको भारी परेशानी हो रही है। विकास कार्यक्रम किसी ने भी नहीं करवाया है, ना ही बीजेपी ने, ना ही कांग्रेस ने। और हम ये कहेंगे पार्टी वालों से कि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए टिकट दिया जाए जो करेरा के विकास के लिए तत्पर खड़ा रहे, यहाँ की जनता की समस्या सुने और उसका समाधान होना चाहिए। यहाँ के सड़क का है, बिजली का है, पानी की है, ये समस्याएं सभी दूर हों। नलों में पानी गंदा आता है जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कुछ भी नहीं देखा करेरा के अंदर उन्नति होते हुए हैं, कुछ भी ना विकास हुआ है ना कुछ हुआ है। लेकिन प्रत्याशी जो है वो परागी लाल जाटव के लिए समर्थन दे तो कांग्रेस के लिए तो अच्छा रहेगा। परागी ये क्यों इंसान है, वो हाथ जोड़ के हमेशा हर किसी को यही नमस्कार चरण मतलब सबकी सुनता है। ये तो अपनी सीट मिल गई, घर में बैठे हैं आराम से, कोई मतलब नहीं है। ये जो जसवंत जाटव है वो 15 महीने के इनका कार्यकाल रहा, क्या इस कार्यकाल में इतना कोई उपलब्धि यहाँ पर साहब सबसे पीने के लिए पानी भी नहीं मिला उनकी आंसुओं से, ये समझ लीजिए लूटमारी। हाँ, केवल लूटमारी। समर्थन और विरोध के बीच लोग अभी भी असमंजस में हैं। लोगों ने दोनों पार्टियों को वोट देकर देख लिया, लेकिन समस्याएं ना तो कांग्रेस की सरकार ने दूर की और ना ही बीजेपी की सरकार ने। ऐसे में लोगों के गुस्से का असर उपचुनाव में जरूर नजर आ सकता है। जनता का दिल तो ऐसा है कि बड़ा ही कोमल होता है और बहुत बड़ा होता है, मगर समस्या क्या है कि दिल जीतने वाला कोई मिलता भी तो नहीं है। अगर कोई दिल जीतने वाला मिले तो छोटा सा दिल कोई भी जीत सकता है, मगर दिल के साथ छल होता है, तो इसलिए दिल नहीं जीतता। करेरा के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पेयजल की समस्या अभी जस की तस बनी हुई है। पीने के पानी की हमेशा कमी रहती है। करेरा की सोनचरैया अभ्यारण्य में सन 1998 में आखिरी बार सोनचरैया देखी गई थी, जिसके बाद आज तक सोनचरैया को नहीं देखा गया। लेकिन इसका दंश करेरा के 32 गाँव के लोग आज भी झेल रहे हैं। वहाँ के निवासियों को उनकी जमीनों का मालिकाना हक नहीं मिला, ना तो वो जमीन बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। वहाँ पे विकास कार्य भी नहीं हो रहे हैं किसी तरह के, क्योंकि अभ्यारण्य क्षेत्र वो प्रतिबंधित क्षेत्र कहलाता है। हर साल जब भी चुनाव आते हैं, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, लास्ट विधानसभा चुनाव में भी जसवंत जाटव ने दावा किया था, आश्वासन दिया था लोगों को कि वो इसका अभ्यारण्य का दंश से मुक्त कराएंगे लोगों को, लेकिन वो नहीं हो पाए 32 गाँव। इससे पहले लोकसभा चुनाव हुए तब नरेंद्र सिंह तोमर ने भी लोगों से कहा था कि चुनाव जीतने के बाद में बहुत जल्दी सबसे पहला काम होगा कि अभ्यारण्य का जो प्रतिबंध है इसको हटवाया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। 15 महीने बाद एक बार फिर करेरा में चुनावी बिगुल बज चुका है। जनता को अभी भी समझ नहीं आ रहा है कि जब क्षेत्र में कुछ हुआ ही नहीं तो वोट किसको और क्यों दें। लेकिन लोकतंत्र में अपनी बात कहने का दूसरा तरीका भी तो नहीं है। शिवपुरी से वीरेंद्र राठौर, IBC 24। तो 24 की 64 में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।